हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसके पहले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है, इतिहास पुस्तक है, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो उसमें कुछ तथ्य छूटे हुए थे, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक सबको मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की पुस्तक की कुछ विशेषताएं रह गई थी। शुक्ल जी की पहली विशेषता प्रत्येक कालखंड की अवधि को निश्चित करना है। जैसा कि उन्होंने आदिकाल को नाम वीरगाथा काल दिया है और उसकी समय सीमा मानी है 1050 से 1375 तक। तो वे प्रत्येक कालखंड की अवधि यानी समय को निश्चित किए हैं। ठीक है। इनकी दूसरी विशेषता है प्रवृत्तिगत अध्ययन, और इनकी जो दूसरी विशेषता है प्रत्येक कालखंड की अवधि समय के, इन्होंने समय निश्चित किया है, फिर उतने समय के बीच जो उस समय प्रवृत्तियां रही हैं, प्रवृत्तिगत अध्ययन, ये शुक्ल जी की ये दूसरी विशेषता है और ये इनके इतिहास लेखन की ये नवीन विशेषता है। शुक्ल जी के प्रत्येक कालखंड के प्रमुख कवियों में शीर्षस्थ कवि के आधार पर विवेचित कालखंड के प्रवर्तक का भी निर्धारण उन्होंने किया है। यानी शुक्ल जी ने प्रत्येक कालखंड, जो अपने एक एक काल, उन्होंने 4 काल दिए हैं, तो प्रत्येक कालखंड के प्रमुख कवियों में शीर्षस्थ यानी जो शीर्ष पे सबसे बड़े कवि होते थे, उन्हीं के आधार पर विवेचित कालखंड के प्रवर्तक का निर्धारण किए। जो सबसे ऊंचा होता था उसी को वे कालखंड के प्रवर्तक के रूप में रखते थे। उनका शुक्ल जी का रसवादी सिद्धांत, जैसा कि वे रसवादी आलोचक रहे हैं शुक्ल जी, उन्होंने रस मीमांसा नामक सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ भी लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध है उनका। तो शुक्ल जी का रसवादी सिद्धांत लोक मंगल की भावना की कसौटी काव्य में सामाजिक जीवन, समाज से संबंधित सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब तथा साहित्यिक धारा को विकसित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण उनके साहित्य इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये देखिए, एक नोट कर लीजिए, एक तथ्य है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी ने दी थी। रीतिकाल को श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने किया था। तो ये भी उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जहाँ तक मैं कल आप लोगों ने पढ़ा था उसके नीचे ये सब नोट कर लीजिए, उनकी विशेषताएं हैं ये। तब फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए ठीक। इसका कैप कहीं गिर गया। तो दोस्तों, कल हमने आपको चारों कालों को लिखवाया था, जो वीरगाथा काल 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक। जहाँ आधुनिक काल है, आधुनिक काल, वहाँ पे गद्य काल नोट कर लीजिए। आधुनिक काल की जगह गद्य काल, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है। और जो एक ये पढ़ाई थी, भक्ति काल को 2 भागों में बांटे हैं और 2 भागों को 2-2 उपभागों में बांटे हैं। तो उसमें
जो सगुण और निर्गुण है, निर्गुण काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा रामकुमार वर्मा ने कहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शुक्ल ने कहा है। और संत काव्य धारा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। नोट कर लीजिए। इसका कैप चलिए, कुछ इनके बारे में परिभाषाएं हैं, नोट कर लीजिए रामचंद्र शुक्ल जी के। ये इन्हीं की परिभाषा है। कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ। मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा और खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। ये आचार्य शुक्ल की परिभाषा है। आचार्य शुक्ल का है, इसको आप लोग याद किए रहिएगा।
अब जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इनसे कथन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबें पढ़ेंगे तब सफल होने के और चांस हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखिए। दूसरी परिभाषा है नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ये बच्चन सिंह की परिभाषा है। ये बच्चन सिंह का है। अगला देखिए। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है। और ना ही छोड़कर, और न ही उसे छोड़कर। ये भी परिभाषा बच्चन सिंह का है। आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर ही नया साहित्य लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़कर। अगला देखिए। शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया अब देश स्वतंत्र इतिहास है। देश स्वतंत्र है। ये भी आपका परिभाषा बच्चन सिंह का है शुक्ल जी के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ। ये शुक्ल जी कह रहे हैं
कि कवियों की परिचय यानी कवियों के परिचय के लिए ये ज़्यादा छानबीन नहीं किए हैं, ये ज़्यादा प्रवृत्त नहीं हुए हैं, बल्कि उनके साहित्यिक रचनाओं पे वो ज़्यादा ध्यान दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ, अधिक प्रबल मैं नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य था अपने साहित्य के इतिहास को एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा देना, व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना था। दूसरी परिभाषा है नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, यानी शुक्ल जी का इतिहास इतना महत्वपूर्ण है कि ना कि हम उसको छोड़ के ही कोई दूसरा इतिहास, कोई भी साहित्यकार ना ही शुक्ल जी के इतिहास को लेके ही नया साहित्य इतिहास लिख सकता है, ना ही उसे छोड़ के। तो ये बोल रहे हैं कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। दूसरी परिभाषा आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर। ये बच्चन सिंह बोले हैं। फिर लिखे हैं शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया अब देश स्वतंत्र इतिहास है। ये बच्चन सिंह का कथन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस 2 परिभाषाएं और हैं। फिर शुक्ल जी समाप्त हो जाएंगे, तब फिर दूसरे इतिहास पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य के इतिहास में इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। अगला है नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए खतरा उठाना ही होगा। खतरा उठाना ही होगा। ये भी आपका बच्चन सिंह का है। शुक्ल जी के लिए सब बोले हैं। बच्चन सिंह की परिभाषा है। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं, ये भी नोट कर लीजिए। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। इन्होंने रस मीमांसा
रस मीमांसा नामक सैद्धांतिक आलोचना लिखी है। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। इन्होंने रस मीमांसा नामक सैद्धांतिक आलोचना लिखे हैं। तो देखिए, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म होता है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। ये बच्चन सिंह का परिभाषा है। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ये भी बच्चन सिंह का है। शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैसे आलोचक हैं, तो शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। इन्होंने रस मीमांसा नामक सैद्धांतिक आलोचना लिखी है। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। किताबें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका अध्ययन, एक ही पेज पढ़िए, 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन उसको कंटिन्यू पढ़िए। एक अपना बेस बनाइए, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।